हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक एक्सेलरेशन वेक्टर पर डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन वेक्टर पर डिस्कस करने से पहले हम पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी वेक्टर पे क्लिप तैयार कर चुके हैं, तो इन सभी टर्म्स को समझने के लिए आप उन क्लिप्स को देख सकते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर को समझने के लिए हम एक कर्व में किसी पार्टिकल के मोशन से स्टार्ट करेंगे। यहां पर ध्यान दें कि कर्व पे किसी पार्टिकल के मोशन से स्टार्ट करके हम उस डिस्कशन के सुपर केस के रूप में 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल सभी केसेस पर डिस्कस करेंगे। सो मान लीजिए एक कर्व के अलोंग एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। मान लीजिए किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर कर्व के इस पॉइंट A पर पार्टिकल प्रेजेंट है और उसकी वेलोसिटी का वेक्टर v है। डेल्टा t टाइम इंटरवल ट्रेवल करने के बाद पार्टिकल किसी पॉइंट B पर पहुंच गया है और अब उसकी वेलोसिटी का वेक्टर कुछ इस तरह से दिया जा रहा है। मान लीजिए वेलोसिटी का ये वेक्टर जो इस पॉइंट पर बनाया जा रहा है ये v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर है। यहां पर डेल्टा v वेक्टर को आप वेलोसिटी वेक्टर में आने वाले चेंज के रूप में देख सकते हैं। सो a पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर है, b पॉइंट पर इसे v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर लिखा गया है। अगर इस प्रोसेस में टोटल टाइम डेल्टा t यूज किया गया है तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर में आने वाले चेंज के रेट को ही एक्सेलरेशन वेक्टर के रूप में जाना जाता है। सो इन टर्म्स की हेल्प से अगर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर को डिफाइन करूं तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन वेक्टर को होना चाहिए v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर माइनस v वेक्टर और हमें इसे डिवाइड करना होगा टाइम इंटरवल से। यहां पर ध्यान दें कि डेल्टा t एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के रूप में कंसीडर किया गया है। सो इस जर्नी A से B तक के लिए जो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस कंप्लीट ट्रेवलिंग का एवरेज एक्सेलरेशन है। सो मैं इसे एवरेज एक्सेलरेशन प्रेजेंट कर रहा हूं। सो इस जर्नी के लिए पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन इस ड्यूरेशन में कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। अब ध्यान दें कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर का वैल्यू हमें मिलेगा डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। कुछ इस तरह से एवरेज एक्सेलरेशन को दिया जा सकता है किसी जर्नी में किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। अब ध्यान दें कि अगर हम इस टाइम की वैल्यू को लिमिटिंग कंडीशन तक ले जाए, इस बात का अर्थ यह है कि अगर मैं डेल्टा t टेंड्स टू 0 कंडीशन के लिए सेम कंडीशन को सॉल्व करूं तो आप समझ सकते हैं कि इतने मिनिमम टाइम के लिए b पॉइंट a के क्लोजेस्ट होना चाहिए। और उस केस में अगर मैं इस फॉर्मूले में लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करूं तो आप इसे देख पाएंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। कुछ इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं लिमिटिंग कंडीशन में इस एक्सप्रेशन को। और अगर हम ऐसा करते हैं, लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस कंडीशन में इस b पॉइंट को a के क्लोजेस्ट होना चाहिए और डेल्टा t को 0 के इक्वल कर देने पर ये b पॉइंट a के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाना चाहिए। यानी अब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कैलकुलेट की गई वैल्यू है। सो हम इस एक्सेलरेशन को इस लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करने के बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t के रूप में लिखा जा सकता है। सो कुछ इस तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कैलकुलस में डेल्टा v बाई डेल्टा t लिमिटिंग कंडीशन के साथ dv वेक्टर बाई dt के रूप में जाना जाता है। सो
हम वेलोसिटी के टाइम डेरिवेटिव को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। यानी किसी जर्नी में किसी प्रॉपर टाइम इंटरवल के लिए एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू को वेलोसिटी के चेंज और टाइम के रेशियो से दिया जाता है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को किसी पर्टिकुलर टाइम t के लिए d बाई डी टी ऑफ v वेक्टर से दिया जाता है। सो कुछ इस तरह से एक्सेलरेशन को समझा जा सकता है टाइम डेरिवेटिव के रूप में। अब एक बात पे यहां और ध्यान दें कि अगर हम इस पूरे डिस्कशन को 3 डायमेंशनल स्पेस में डिफाइन करने की कोशिश करें, और ऐसा करने के लिए अगर हम इस पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर को इसके 3 कंपोनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करें। यहां पर आप ध्यान दें कि अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर को 3 डायरेक्शंस में ब्रेक करके प्रेजेंट करूं, आई कैप, जे कैप और के कैप की हेल्प से, तो कुछ इस तरह से वेलोसिटी को प्रेजेंट किया जाएगा। और हम जानते हैं कि इसके टाइम डेरिवेटिव से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को पता लगाया जा सकता है। सो इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने पर मुझे मिलेगा dv वेक्टर बाय dt, जो कि एक्सेलरेशन वेक्टर होना चाहिए किसी इंस्टेंट के लिए, और उसकी वैल्यू इक्वल होगी dvx अपॉन dt आई कैप प्लस dvy अपॉन dt j कैप प्लस dvz अपॉन dt k कैप के। यहां पर आप ध्यान दें कि आई कैप, जे कैप और के कैप को 3 कांस्टेंट डायरेक्शन में डिफाइन किए गए यूनिट वेक्टर्स के रूप में कंसीडर किया जा रहा है, और यही वजह है कि डिफरेंशिएट करते समय केवल vx, vy और vz को ही डेरिवेटिव के रूप में लिया गया है। i, j और k तीनों डायरेक्शंस को कांस्टेंट डायरेक्शंस कंसीडर करके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जा रहा है। सो हम देख पा रहे हैं कि किसी पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को 3 कंपोनेंट की हेल्प से प्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहां पर आप ध्यान दें कि अगर कोई पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है उसे आई कैप कंसीडर कर लेने पर केवल इस एक कंपोनेंट की हेल्प से उसके एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया जा सकेगा। लेकिन प्लेनर मोशन में अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पे मोशन कर रहा है, तो उसके एक्सेलरेशन को हम 2 कंपोनेंट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, और ये 3 डायमेंशनल एक्सप्रेशन जो आप देख पा रहे हैं, ये उन केसेस में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेगा जो स्पेस में किसी पार्टिकल के मोशन से जुड़े होंगे। सो इस तरह से इस एक्सप्रेशन से कार्टेशियन वे में 1D, 2D और 3D किसी भी प्रकार के केस को रिजॉल्व किया जा सकता है। अब एक बात पे और ध्यान दें, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी पार्टिकल की पोजीशन को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। सो अगर हम इस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करने पर हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल जाना चाहिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वेलोसिटी वेक्टर के क्लिप में। सो मैं इसे लिख सकता हूं d बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप प्लस सिमिलर कंपोनेंट इन जेड। सो कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है वेलोसिटी वेक्टर को। अब चूंकि वेलोसिटी वेक्टर को इस केस में vx आई कैप प्लस vy जे कैप प्लस vz के कैप से प्रेजेंट किया गया है, सो vx को dx बाई dt, vy को dy बाई dt और vz को dz बाई dt समझा जा सकता है। तो ध्यान दें कि अगर आप vx, vy, vz की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में अप्लाई करते हैं, तो आप एक्सेलरेशन को x, y, z पोजीशन कोऑर्डिनेट के टर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इस चेंज के बाद ये एक्सप्रेशन कैसा बनेगा एक बार आप ध्यान दें। इसे बन जाना चाहिए डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर के कैप। सो कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है एक्सेलरेशन वेक्टर को पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के टर्म। सो एक्स वाई जेड की टाइम डिपेंडिंग वैल्यू अगर मालूम हो तो उन्हें डबल डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन वेक्टर तक पहुंचा जा सकता है। एक बार फिर से बता दूं कि अगर 1 डायमेंशनल केस को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप केवल एक कंपोनेंट को यूज करेंगे। प्लेनर केसेस के लिए आपको 2 कंपोनेंट और स्पेस में किसी पार्टिकल के मोशन के लिए
आपको एक्सेलरेशन वेक्टर को कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा। ये सभी डिस्कशंस कार्टेशियन केस को सॉल्व करने के लिए किए जा रहे हैं। सो कुछ इस तरह से एक्सेलरेशन वेक्टर के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिया जा सकता है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, डबल डेरिवेटिव के टर्म में, और अगर वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट को टाइम के फंक्शन के रूप में दिया गया है तो एक्सेलरेशन वेक्टर को वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट के सिंगल डेरिवेटिव के टर्म में कुछ इस तरह से दिया जा सकता है। सो ये दोनों ही एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन को प्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रकार के मोशन के लिए। एक बात यहां पर और ध्यान दें, अगर हमें किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के टर्म में गिवन है तो कुछ एनालिसिस किए जा सकते हैं मोशन के लिए। एक बार हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, आप ये सभी चीजें समझ चुके हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल मोशन कर रहा है एक स्पेस में और उसकी वेलोसिटी के वेक्टर को कुछ इस तरह से दिया जा रहा है। यहां पर आप ध्यान दें, वेलोसिटी वेक्टर को टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप प्लस 4k कैप कुछ इस तरह से पार्टिकल की वेलोसिटी के वेक्टर को प्रेजेंट किया जा रहा है और हमें इस वेलोसिटी वेक्टर की हेल्प से पार्टिकल के एक्सेलरेशन वेक्टर को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें कि अगर मैं इस टाइम इंटरवल को 2 सेकेंड का इंटरवल कंसीडर करूं और टाइम t बराबर 0 और टाइम t इक्वल टू 2 इन दो इंस्टेंट्स को मानूं तो आप समझ सकते हैं कि इस वेलोसिटी वेक्टर की हेल्प से इंस्टेंटेनियस और एवरेज सभी प्रकार के एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए जा सकेंगे। ध्यान दें कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन में t का वैल्यू 0 पुट करूं तो मुझे इनिशियल इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू मिलेगा कुछ इस तरह से, ये होना चाहिए 4k वेक्टर। और अगर मैं t की जगह 2 सेकेंड पुट करूं तो b पॉइंट के लिए जो मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, जिसे मैं फाइनल वेलोसिटी कह सकता हूं, आप इसे इनिशियल और फाइनल के रूप में समझें। सो वो वेलोसिटी वेक्टर होना चाहिए 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। यहां पर आप ध्यान दें कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए मैंने t को 0 और b पॉइंट पर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए t की जगह मैंने 2 यूज किया है और इन वैल्यूज को पुट करके कुछ इस तरह से इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज आई। सो इस ड्यूरेशन 2 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन वेक्टर का एवरेज वैल्यू इस पूरे ट्रैवलिंग में होना चाहिए डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। आप जानते हैं कि डेल्टा v वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए मुझे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को माइनस करना होगा और ऐसा करने पर ये 4k वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। सो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं 4i कैप प्लस 6j कैप अपॉन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड कंसीडर किया गया है। सो एक्सेलरेशन वेक्टर का एवरेज वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप कैलकुलेट हुआ है। यानी इस जर्नी के लिए एक्सेलरेशन वेक्टर का एवरेज वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप इस फॉर्मेट से दिया जा रहा है। अब ध्यान दें कि इस ट्रैवलिंग में एक्सेलरेशन वेक्टर इन 2 सेकेंड्स के लिए कुछ इस तरह का आया है। अगर हम 0 सेकेंड और 2 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना चाहें तो ध्यान दें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि हम इस फॉर्मूले से देख पा रहे हैं, हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू मिलेगी dv वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू 2ti कैप प्लस 3j कैप। k कैप कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। आप समझ सकते हैं ये कांस्टेंट है। और अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में t का वैल्यू 0 और 2 रिस्पेक्टिवली पुट करूं तो जो एक्सेलरेशन का इनिशियल इंस्टेंट का वैल्यू मुझे मिलेगा 0 सेकेंड वाली कंडीशन में, यहां पर मैं t इक्वल टू 0 प्रेजेंट कर दे रहा हूं क्योंकि ये एक्सेलरेशन आप t इक्वल टू 0 के लिए निकाल रहे हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसे मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिख देता हूं, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3j कैप। और अगर मैं t की जगह 2 सेकेंड पुट करूं तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकेंड पर मुझे मिलेगा वो होगा 4i कैप प्लस 3j कैप। अब यहां ध्यान दें कि इनिशियल और फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट की जा चुकी है
और एक बार अगर हम इनिशियल और फाइनल एक्सेलरेशंस जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस हैं, अगर हम इन दोनों एक्सेलरेशंस का एवरेज कैलकुलेट करें तो ये एवरेज होगा 3j कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 2, और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3j कैप, ये 6j कैप बाय 2 को मैं 3j कैप लिख रहा हूं और 4i कैप अपॉन 2 को 2i कैप। सो कुछ इस तरह से दोनों एक्सेलरेशंस के एवरेज से एक वैल्यू कैलकुलेट होगी, और आप देख पा रहे हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है आपस में। तो यहां पर आप समझें कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को टाइम के क्वाड्रेटिक लीनियर या कांस्टेंट फंक्शन के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा हो, तो इस कंडीशन में किसी एक पर्टिकुलर ट्रेवलिंग के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए निकाला गया एवरेज एक्सेलरेशन इनिशियल और फाइनल इंस्टेंट पे निकाले गए एक्सेलरेशंस के एवरेज से भी दिया जा सकता है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें कि यह कंडीशन तभी तक वैलिड है जब तक आपका एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक, लीनियर या कांस्टेंट है। अदर केसेस पर इस तरीके के रूल अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। अगर यह एक्सप्रेशन वेलोसिटी में टाइम के 3 पावर फंक्शन के रूप में प्रेजेंट किया गया होता तो यह आउटकम इस तरह से कैलकुलेट नहीं हो पाता। उस केस में आप एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू को इनिशियल इंस्टेंट के एक्सेलरेशन और फाइनल इंस्टेंट के एक्सेलरेशन के एवरेज के रूप में नहीं दे पाते। एक बार हम उस थीम पर भी डिस्कस कर लेंगे ताकि सब कुछ क्लैरिटी से चलता रहे। मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं। इस एग्जाम्पल को आप समझ चुके हैं। जो एग्जाम्पल इससे पहले हमने प्रेजेंट किया है मैं उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें। मान लीजिए वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर के प्लेस पर टी क्यूब फंक्शन के रूप में दिया जा रहा है। इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए एक चेंज सफिशिएंट है। जो चीज मैं समझाना चाहता हूं आपको, उसके लिए टी स्क्वायर को टी क्यूब कर देना सफिशिएंट है। सो अब ध्यान दें, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यूज मुझे जिस एक्सप्रेशन से मिलेंगी वो होगा 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 3j कैप। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और t की जगह 0 और 2 सेकेंड पुट करने पर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू t इक्वल टू 0 पे आएगा वो होगा 3j कैप। बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं। और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मुझे मिलेगा वो होगा 12i कैप प्लस 3j कैप। आप ध्यान दें, इस केस में टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर आया है, सो t को 2 पुट करने पर ये 12i कैप आना चाहिए, जबकि इसके पिछले केस में ये 2t था, सो ये टर्म 4i कैप आ रहा था। अब अगर मैं इस इनिशियल इंस्टेंट के और इस फाइनल इंस्टेंट के एक्सेलरेशंस का एवरेज करूं तो एवरेज के रूप में जो एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा वो होगा 3j कैप प्लस 12i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 2, और इसे सॉल्व करने पर आएगा 6i कैप प्लस 3j कैप। अब एक बार डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन से एवरेज एक्सेलरेशन को निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। सो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में t को 0 पुट करूं तो वेलोसिटी का जो इनिशियल वैल्यू आएगा वो होना चाहिए 4k कैप, जबकि वेलोसिटी का 2 सेकंड बाद का जो वैल्यू आएगा जिसे मैं फाइनल वेलोसिटी कह रहा हूं वो होगा 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। और अब अगर इन दोनों वेलोसिटीज के हेल्प से इस जर्नी का एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जाए तो उस एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा एक बार देखें। वो होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम इंटरवल, जैसा हम देख पा रहे हैं। सो इन्हें माइनस करने पर हमें मिलेगा 8i कैप प्लस 6j कैप, और आप समझ सकते हैं 4k कैप कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड्स, और ये होगा 4i कैप प्लस 3j कैप। अब यहां पर आप ध्यान से देखें कि जब एक्सेलरेशन का वैल्यू इनिशियल और फाइनल इंस्टेंट के एक्सेलरेशन को एवरेज करके निकाला गया तो इस केस में वो 6i कैप प्लस 3j कैप है, जबकि एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू जो कैलकुलेट हुआ है इस फॉर्मूले से, जो कि एवरेज एक्सेलरेशन का सही वैल्यू है, वो है 4i कैप प्लस 3j कैप। आप देख पा रहे हैं
कि आई कैप वाले कंपोनेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जबकि जे कैप में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है। तो ध्यान दें, क्वाड्रेटिक, लीनियर और कांस्टेंट टर्म के केस में किसी जर्नी के एवरेज एक्सेलरेशन को डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस के एवरेज से निकाला जा सकता है, लेकिन अदर फंक्शंस के लिए, 3 पावर के लिए, 4 पावर के लिए या 1.5 पावर जैसे केसेस के लिए इस तरह के कैलकुलेशंस, इस तरह के केस वैलिड नहीं है। उन केसेस में आप एवरेज एक्सेलरेशन को इनिशियल इंस्टेंट के और फाइनल इंस्टेंट के एक्सेलरेशंस के एवरेज से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो कुछ इस तरह से एक्सेलरेशन को समझाया जा सकता है कार्टेशियन मैनर में। इस डिस्कशन में आप समझ सकते हैं कि मैंने आई कैप, जे कैप और के कैप को 3 स्टैटिक डायरेक्शन कंसीडर करके डिस्कशन किया है। अब मान लीजिए हमें यह डिस्कशन किसी ऐसे केस के लिए करना है जिसमें डायरेक्शन को कंसिस्टेंट न रखा जाए। इस केस में हमने आई जे के 3 स्टैटिक डायरेक्शंस चुनी है। ये किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कार्टेशियन पैटर्न है। अगर हम इस कर्व के अलोंग चलने वाले पार्टिकल की डायरेक्शन को कर्व के डायरेक्शन के बदलने के साथ साथ बदलते रहे और डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को एक वेरिएबल वेक्टर कंसीडर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो कैसा केस अराइज होगा, एक बार हम उस पर डिस्कस करेंगे। आप ध्यान देते रहें। ये सब कुछ मैं यहां से हटा रहा हूं, ये आप समझ चुके हैं। हम ये समझ चुके हैं कि कार्टेशियन केस में 3 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट और 1 कंपोनेंट जैसी रिक्वायरमेंट हो उस फॉर्म में इस केस को सॉल्व किया जा सकता है। और अब हम इस डिस्कशन को एक आर्बिट्रेरी केस के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं जिसमें वेलोसिटी की बदलती हुई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को एक वेक्टर के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। सो इस पैटर्न में अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इस पैटर्न में सॉल्व करके निकले हुए आउटकम से सर्कुलर मोशन जैसे केसेस को या किसी कर्व के अलोंग पार्टिकल के मोशन को इजीली समझा जा सकेगा। सो मान लीजिए कोई पार्टिकल एक कर्व के अलोंग ट्रेवल कर रहा है और उसके वेलोसिटी के वेक्टर को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। यहां पर आप ध्यान दें, इस केस में मैंने पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर की हेल्प से प्रेजेंट किया है। सो वी वेक्टर को मैं लिख रहा हूं v इंटू वी कैप। अब ध्यान दें कि अगर किसी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, जैसा कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाना चाहिए। सो टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करने पर मुझे मिलेगा dv वेक्टर बाय dt इक्वल टू v एंड dv यूनिट वेक्टर बाय dt प्लस dv बाय dt एंड v कैप वेक्टर। यहां पर आप ध्यान दें, आप समझ चुके हैं कि मैंने प्रोडक्ट रूल यूज किया है डिफरेंशिएशन का, क्योंकि इस बार डायरेक्शन को भी एक वेरिएबल डायरेक्शन के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। सो इसे डिफरेंशिएट करते समय इन दोनों टर्म को वेरिएबल मानते हुए प्रोडक्ट रूल लगाया गया है। सो dv वेक्टर बाय dt को v dv यूनिट वेक्टर बाय dt प्लस dv बाय dt एंड v कैप के रूप में लिखा जा सकता है। अब ध्यान दें, इन सभी टर्म के मीनिंग क्या है एक बार हम उस पर डिस्कस करेंगे। वन बाय वन इन सभी टर्म्स को समझें। dv बाय dt के रूप में जो टर्म आप देख रहे हैं वो वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का टाइम डेरिवेटिव है और हम जानते हैं इसे कैलकुलेट करना आसान है। अगर किसी प्रॉब्लम में वेलोसिटी का वैल्यू एक फंक्शन के रूप में दिया गया है तो उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करके इस dv बाय dt को इजीली कैलकुलेट किया जा सकेगा। एक बात और ध्यान दें कि इस dv बाय dt कंपोनेंट की डायरेक्शन v कैप के रूप में हम देख पा रहे हैं। इससे यह पता लगता है कि जब कोई पार्टिकल किसी कर्व में मोशन करता है तो उसके एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग होता है। यानी जब पार्टिकल ए पॉइंट को क्रॉस करेगा और अगर हम ए पॉइंट पर इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इस v वेक्टर के अलोंग होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड
वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके निकाला जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि इस कंपोनेंट dv बाई dt को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के रूप में जानते हैं और इसे at सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। यहां पर t टेंजेंशियल डायरेक्शन के लिए यूज किया गया सिंबल है। सो at v कैप के रूप में इस कर्व में मूव करने वाले पार्टिकल के एक एक्सेलरेशन को समझा जा सकता है। दूसरे पार्ट को समझने के लिए हमें dv वेक्टर बाय dt को समझना होगा, यानी हमें यह समझना होगा कि किसी यूनिट वेक्टर के टाइम डेरिवेटिव को कैसे कैलकुलेट किया जाए। सो किसी यूनिट वेक्टर के टाइम डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक प्लॉट क्रिएट कर रहा हूं, इसी पार्टिकल की जर्नी से रिलेटेड प्लॉट, लेकिन उस प्लॉट में हम वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट करके प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। तो मान लीजिए इसी पार्टिकल की जर्नी के लिए मैं एक पार्टिकल के मोशन में एक पॉइंट ए डिफाइन कर रहा हूं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ए पॉइंट पर पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिया जाएगा। इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को वी कैप लिखा जा रहा है और एक स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी पास होने के बाद जब पार्टिकल किसी पॉइंट बी पर पहुंचता है तो इसी वेलोसिटी को इस पॉइंट पर टेंजेंट यानी कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। चूंकि ए पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर को वी कैप से प्रेजेंट किया जा रहा है और हम यूनिट वेक्टर के डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल के बाद बी पॉइंट पर पार्टिकल के वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर वी कैप प्लस चेंज इन वी कैप से दिया जा रहा है। यहां पर मैं इस डी को फिलहाल डेल्टा लिखूंगा क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए ये डिस्कशन आगे बढ़ा रहा हूं। सो वी कैप ए पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है और यही यूनिट वेक्टर कुछ टाइम इंटरवल पास होने के बाद वी कैप प्लस डेल्टा वी कैप बन चुका है। यहां पर आप ध्यान दें, इन दोनों को ही यूनिट वेक्टर माना जा रहा है। हम यूनिट वेक्टर के लिए ही टाइम डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर समझें कि अगर ए पॉइंट पर मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूं इस टेंजेंशियल लाइन वी कैप के लिए और ऐसा ही मैं इस वी कैप प्लस डेल्टा वी कैप के लिए करूं, तो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से मुझे पॉइंट मिलेगा, इसे मैं ओ डिफाइन कर रहा हूं। अब ध्यान दें कि अगर एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए यानी डेल्टा टी को जीरो टेंडिंग कंसीडर किया जाए तो ये बी पॉइंट ए के क्लोजेस्ट होगा। इस स्थिति में ए बी को स्मॉल आर्क कंसीडर करते हुए हम इस ओ पॉइंट को ए और बी से पास होने वाले सर्किल का सेंटर कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि हमने ए पॉइंट पर एक टेंजेंट डेवलप किया है, ऐसा ही एक टेंजेंट हमने बी पॉइंट पर डेवलप किया है। हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किसी कर्व के टेंजेंशियल होता है और चूंकि इन दो लाइंस AO और BO को इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर क्रिएट किया गया है। सो रेडियस और टेंजेंट के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन को भी ये दोनों लाइंस फॉलो कर रही है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए O उस सर्किल का सेंटर होना चाहिए जो सर्किल A और B पॉइंट को कवर करते हुए बनाया जा रहा है। अब ध्यान दें कि अगर मैं A और B को ज्वाइन करूं तो मुझे एक ट्रायंगल मिलेगा जिसे आप AOB के रूप में देख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस V वेक्टर और V प्लस डेल्टा V वेक्टर को यूज करके एक ट्रायंगल क्रिएट करूं तो इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलर नेचर को समझा जा सकता है। एक बार आप पहले समझें कि मैं किस सेकंड ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। एक ट्रायंगल तो OAB के रूप में आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। एक ट्रायंगल अगर मैं इन दोनों यूनिट वेलोसिटी वेक्टर्स की हेल्प से क्रिएट करूं तो वो कैसा बनेगा, एक बार समझें। पहले वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरह से दिया जा रहा है, V वेक्टर। जितने भी डायग्राम बनाए जा रहे हैं वो अप टू स्केल नहीं है, आप ये बात समझते हैं। और ये दूसरे वेलोसिटी वेक्टर को V वेक्टर प्लस डेल्टा V वेक्टर से दिया जा रहा है। और क्लियरली अगर ये V वेक्टर है, ये V प्लस डेल्टा V वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है,
तो इन दोनों लाइन की लेंथ बराबर होनी चाहिए और ट्रायंगल लॉ से इस वेक्टर को डेल्टा वी वेक्टर के रूप में समझा जा सकता है। सो जो ट्रायंगल आप यहां पर देख पा रहे हैं उसी को मैंने यहां पर अलग से क्रिएट कर दिया है ताकि आप इजीली समझ सकें इसे। वी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, वी वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इन दोनों को बना दिया गया है और ट्रायंगल लॉ का यूज करके इस डेल्टा वी वेक्टर को इन दोनों वेक्टर के साथ ज्वाइन करा दिया गया है। कुछ इस तरह का पिक्चर हमें मिलेगा इन वेलोसिटी वेक्टर्स की हेल्प से। अब ध्यान दें कि अगर सेंटर पर बनने वाले इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर करूं तो इन दोनों एंगल के 90 होने के कारण इसे 180 माइनस थीटा होना चाहिए और इस आउटसाइड एंगल को थीटा। सो इस एंगल को भी थीटा कंसीडर किया जा सकता है इसे थीटा कंसीडर करने पर। अब एक बात पे ध्यान दें कि जो दो ट्रायंगल आपके सामने बने हुए हैं इनमें से एक OAB है और इसे मैं नाम दे रहा हूं PQR। सो इन दो ट्रायंगल्स OAB और PQR में एक एंगल सेम है दोनों ट्रायंगल्स में और आप जानते हैं कि इसके अलावा दोनों साइड्स का रेशियो भी सिमिलर है। आप ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों साइड्स का रेशियो 1/1 है जबकि इन दोनों साइड्स को रेडियस मानने पर इनका रेशियो भी 1 के बराबर है। हम ये जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स में इंक्लूडेड एंगल और दोनों ओर की साइड्स का रेशियो एक जैसा आ जाए तो वो सिमिलर होते हैं। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी अप्लाई करके इन टर्म्स के बीच में रिलेशन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ध्यान दें अगर मैं इन दोनों में सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज करूं तो मैं कह सकता हूं AB लेंथ जो कि इस जर्नी के लिए कॉर्ड AB की तरह है। सो मैं इसे एक लाइन ड्रॉ करके कॉर्ड AB के रूप में दिखा रहा हूं। हम इसके मैग्नीट्यूड को यूज कर रहे हैं डिवाइडेड बाय एनी अदर साइड जो कि यहां पर रेडियस है। सो मैं इसे R लिख रहा हूं इक्वल टू और यही रेशियो इस ट्रायंगल में भी लिया जाना चाहिए। सो इस ट्रायंगल में थीटा के सामने AB कॉर्ड को लिया गया है और इस ट्रायंगल में थीटा के सामने हमें लेना होगा डेल्टा V वेक्टर के मॉड्यूलस को डिवाइडेड बाय एनी अदर साइड, लेंथ ऑफ एनी अदर साइड। और आप जानते हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका लेंथ 1 होना चाहिए। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी अप्लाई करने पर AB कॉर्ड बाय R को डेल्टा V वेक्टर मॉड्यूलस अपॉन 1 के इक्वल कहा जा सकता है। आप ध्यान दें ये जो एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं अगर इस एक्सप्रेशन के दोनों ओर उस लिमिटेड टाइम जो कि इस प्रोसेस में यूज किया जा रहा है से डिवाइड किया जाए तो हमें यह एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा एक बार आप ध्यान से देखें। यह बनेगा AB कॉर्ड अपॉन डेल्टा T 1/R को मैं अलग से लिख दे रहा हूं एक मल्टीपल टर्म के रूप में इक्वल टू डेल्टा V वेक्टर मॉड्यूलस अपॉन डेल्टा T। अब अगर इस एक्सप्रेशन में लिमिटिंग कंडीशन को अप्लाई किया जाए तो यह बन जाएगा लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 1/R AB कॉर्ड अपॉन डेल्टा T and is equal to limit delta T tends to 0 delta V vector upon delta T मॉड्यूलस। कुछ इस तरह से इस एक्सप्रेशन को लिखा जाएगा लिमिटिंग कंडीशन में। अब आप ध्यान दें कि लिमिटिंग कंडीशन में डेल्टा T टेंड्स टू 0 होने पर यह B पॉइंट A के क्लोजेस्ट होगा और उस कंडीशन में AB कॉर्ड और डेल्टा T के रेशियो को उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में A और B को दूर दूर दिखाया गया है तो A और B दो अलग अलग पॉइंट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह बात भी क्लियरली समझें कि डेल्टा T टेंड्स टू 0 की कंडीशन में जब B पॉइंट A के नियर बाय होगा तो AB कॉर्ड और डेल्टा T के रेशियो से उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया जा सकेगा। सो AB कॉर्ड अपॉन डेल्टा T के रेशियो को उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से अगर चेंज किया जाए तो इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है V/R। यहां पर आप ध्यान दें कि V उस पॉइंट पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कहा जा रहा है। इस एक्सप्रेशन में आने वाला V वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी A पॉइंट पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को
v से प्रेजेंट किया जा रहा है। आप यहां पर ध्यान दें कि इस एक्सप्रेशन में दो वेक्टर्स को कंपेयर नहीं किया जा रहा है। सिमिलरिटी के कंसेप्ट से हम केवल न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं। तो ए बी कॉर्ड के रूप में केवल एक लेंथ को प्रेजेंट किया गया है, और जब उस लेंथ को टाइम से डिवाइड किया जाएगा तो v के रूप में आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को देखेंगे। सो इस v बाय r में v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और ये इक्वल होगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t के मॉड्यूलस के। अब ध्यान दें कि लिमिटिंग कंडीशन में ये जो राइट साइड टर्म है, आप इसे डेरिवेटिव के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिमिटिंग कंडीशन में डेल्टा v बाय डेल्टा t को ही dv बाय dt के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो इस चेंज के बाद इस राइट साइड वेक्टर को आप लिख सकते हैं v बाय r इक्वल टू d ऑफ v कैप बाय dt मॉड्यूलस। यहां पर ध्यान दें, एक चेंज मैं करना चाहूंगा। इस यूनिट वेक्टर और इस वेक्टर की हेल्प से जो ट्रायंगल बनाया गया है, इसमें इन दोनों के चेंज के रूप में डेल्टा वी कैप को लिया गया है। सो मैं इस डेल्टा वी वेक्टर को यहां पर कैप से चेंज कर रहा हूं। इसे मैंने उस स्टेप में बाय मिस्टेक डेल्टा वी वेक्टर बना दिया था। आप ये समझ सकते हैं कि वी कैप और डेल्टा वी कैप के सम से वी कैप प्लस डेल्टा वी कैप को बनाया जा सकता है। सो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली इसे डेल्टा वी कैप होना चाहिए। सो इस डेल्टा वी कैप को मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं इस पूरे इक्वेशन में। सो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनना चाहिए। मैं डेल्टा को यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर रहा हूं, यानी मुझे मिला है v बाय आर इक्वल टू dv कैप बाय dt मॉड्यूलस। सो dv कैप बाय dt मॉड्यूलस की वैल्यू v बाय आर के इक्वल होनी चाहिए। अब हमें dv कैप बाय dt को विथ डायरेक्शन पता लगाना है। हम उसके मैग्नीट्यूड को पता लगा चुके हैं, हम dv कैप बाय dt के मैग्नीट्यूड को पता कर चुके हैं, लेकिन हमें dv कैप बाय dt को विद वेक्टर डायरेक्शन पता करना है। तो ध्यान दें, अब हमें यह जानना होगा कि किसी यूनिट वेक्टर के डिफरेंशिएशन से जो वेक्टर बनता है उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो इस बात को आप सिंपली समझें कि जब हम किसी यूनिट वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, इसके लिए आप v कैप वेक्टर को एक आर्बिट्रेरी वेक्टर के रूप में कंसीडर करें। एक जनरल केस के तहत आप समझें कि वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है कि वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। आप उस वेलोसिटी वेक्टर को किसी प्लेन में कंसीडर कर सकते हैं। सो आप उस वेलोसिटी वेक्टर को जिस प्लेन में भी कंसीडर करें, आप ये मान लें कि वो i और j के कॉम्बिनेशन से बना हुआ प्लेन है, और i वेक्टर के साथ अगर ये वेलोसिटी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। आप ये समझ सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। और अब अगर मैं इस वेलोसिटी कैप वेक्टर को डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे मिलेगा dv कैप अपॉन dt इक्वल टू माइनस साइन थीटा d थीटा बाई dt i कैप प्लस कॉस थीटा d थीटा बाई dt j कैप। और ध्यान दें कि d थीटा बाई dt एंगल के टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने का रेट है, और हम जानते हैं कि इसे एंगुलर वेलोसिटी के रूप में डिफाइन किया जाता है। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी बोला जा रहा है एक पार्टिकल के लिए, तो आप ये समझ सकते हैं कि ओरिजिन को एक दूसरा रेफरेंस पॉइंट मान के ये बात बोली जा रही है। सो इसे ओमेगा से रिप्लेस करने पर हम dv कैप बाय dt को लिख पाएंगे ओमेगा माइनस साइन थीटा i कैप प्लस कॉस थीटा j कैप। अब एक बात पे यहां आप ध्यान दें कि इस dv कैप बाय dt के वेक्टर को कुछ इस तरह का निकाला गया है, जबकि v कैप के वेक्टर को आप इस तरह देख पा रहे हैं। अगर हमें यह पता करना है कि इस dv कैप बाय dt का डायरेक्शन क्या है, तो हम इन दोनों को डॉट करके ये कैलकुलेट कर पाएंगे। हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि dv कैप बाय dt v कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है। सो अगर मैं v कैप को dv कैप बाय dt से डॉट प्रोडक्ट करूं तो डॉट के रूप में मुझे क्या मिलेगा, एक बार आप देखें। ओमेगा को मैं आउटसाइड टर्म के रूप में बाहर रख रहा हूं।
अब अगर मैं इस यूनिट वेक्टर को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा आई डॉट आई के रूप में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और जे डॉट जे के रूप में मुझे मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा। सो इसे फाइनली सॉल्व करने पर हम देख पा रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आउटकम 0 आएगा। यानी वी वेक्टर को डीवी वेक्टर बाय dt से डॉट करने पर आउटकम 0 आया है। इससे ये पता लगता है कि dv यूनिट वेक्टर बाय dt का डायरेक्शन v कैप के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। यानी किसी प्रोसेस में जब एक पार्टिकल किसी कर्व पे मूव करता है तो उसके वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट परफॉर्म करता है और दूसरा कंपोनेंट उस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परफॉर्म करता है। सो dv कैप बाय dt का डायरेक्शन पता लगाया जा चुका है, dv कैप बाय dt वेक्टर के मॉड्यूलस को भी पता लगाया जा चुका है। सो अब इस मॉड्यूलस और इसकी डायरेक्शन को यूज करके अगर मैं इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाऊं तो ये क्या बनेगा, एक बार आप समझें। ये टर्म जो आप समझ चुके हैं, मैं इसे यहां से हटा रहा हूं। हम ये समझ चुके हैं कि dv कैप बाय dt का डायरेक्शन v कैप के परपेंडिकुलर होता है। एक बात पे और ध्यान दें, जो वेक्टर क्रिएट हुआ है dv कैप बाय dt के रूप में वो v कैप के परपेंडिकुलर है। उसका डायरेक्शन कैसा है इसे भी समझा जा सकता है। इसके लिए एक सिंपल ज्योमेट्री हम बना सकते हैं। यहां पर ध्यान दें कि आप v कैप के रूप में जिस वेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में प्रेजेंट किया जाने वाला वेक्टर है। यहां पर cos थीटा और sin थीटा को पॉजिटिव मान करके मैंने ये प्रेजेंट किया है। सो sin थीटा और cos थीटा को पॉजिटिव कंसीडर करके अगर मैं इस वेक्टर का एक डायरेक्शन प्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो वो क्या होगा, एक बार समझें। इस वेक्टर में आई कैप निगेटिव है यानी इस तरफ होना चाहिए, और जे कैप पॉजिटिव है यानी ऊपर। यानी कुछ इस तरह से इस वेक्टर dv कैप बाय dt को प्रेजेंट किया जा सकता है। तो क्लियरली ये समझ में आता है कि जब आप v कैप को डिफरेंशिएट करके dv कैप बाय dt बनाते हैं तो उसका डायरेक्शन v कैप के परपेंडिकुलर होता है, ये हम जान चुके हैं, और वो डायरेक्शन थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होनी चाहिए। सो एक सेकेंड टर्म और पता लगा है कि उसे वेरिएशन के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होना चाहिए। सो इस प्रेजेंट केस में जब हम किसी पार्टिकल के मोशन पर डिस्कस कर रहे हैं तो इस dv कैप बाय dt की डायरेक्शन को क्या होना चाहिए, एक बार आप समझें। अगर मैं इस पॉइंट पर डिस्कशन कर रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि वेलोसिटी का ओरिएंटेशन लगातार ऐसे बदल रहा है, यानी एंगल को कुछ इस डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि थीटा को कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। सो क्लियरली इस पॉइंट पर dv कैप बाय dt का डायरेक्शन थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में v कैप के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो इस पॉइंट पर पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के दूसरे कंपोनेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखाया जाना चाहिए। यह बात ध्यान दें, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। सो इन वेक्टर्स का डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे अलग अलग होगा। अगर हम b पॉइंट पर पार्टिकल के पहुंच जाने के बाद इस एक्सेलरेशन वेक्टर को डिस्कस करेंगे तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो कुछ इस तरह से जब एक कर्व पे एक पार्टिकल ट्रेवल करता है तो उसके एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट अपना डायरेक्शन बदलते रहते हैं। इस पॉइंट पर कुछ इस तरह का पिक्चर और इस पॉइंट पर कुछ इस तरह का एक्सेलरेशन पिक्चर आप देख सकते हैं। एक बार इसे मैग्नीट्यूड वाइज कंप्लीट कर लेते हैं। सो हम एक्सेलरेशन वेक्टर को इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इंस्टेंटेनियस इक्वल टू v इंटू dv बाई dt। अब यहां पर ध्यान दें कि v प्रेजेंट है इस फॉर्मूले में और dv बाई dt का मैग्नीट्यूड मिल चुका है v बाय r और डायरेक्शन हमें पता लग चुकी है। सो इस केस में इस डायरेक्शन को, जो कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं, यह डायरेक्शन उस A और B पॉइंट से पास होने वाले सर्किल के अलोंग है जिसे इस प्लॉट पे हमने डिस्कस किया था। सो हम इस डायरेक्शन को सेंटर के अलोंग आने वाली डायरेक्शन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो ध्यान दें, अगर इस सर्किल में सेंटर के अलोंग जाने वाले वेक्टर को मैं कुछ देर के लिए n कैप से प्रेजेंट करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं v dv कैप बाय dt का मैग्नीट्यूड जो कि है v बाय r और डायरेक्शन के रूप में हम n कैप को यूज कर रहे हैं।
सो कुछ इस तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को दिया जा सकता है किसी कर्व के अलोंग ट्रेवल करने वाले पार्टिकल के लिए। यहां पर आर को आप इस पॉइंट पर बनाए गए सर्किल के रेडियस के रूप में देख सकते हैं। चूंकि इस कर्व के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर बनने वाले सर्किल का रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, सो हम इस टर्म को यहां पर इस कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के रूप में डिफाइन करेंगे। यहां पर आप ध्यान दें कि जब आप एक कर्व के अलोंग पार्टिकल के मोशन पर डिस्कशन करते हैं तो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये कर्वेचर कर्व के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जब आप सर्कुलर मोशन पर डिस्कशन करेंगे इसके सुपर केस के रूप में, तो वहां उस केस में आर का एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा और जो कांस्टेंट होगा। अब यहां पर ध्यान दें, इस एक्सप्रेशन को फाइनली मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, इसे होना चाहिए ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर एन कैप प्लस ए टेंजेंशियल कंपोनेंट वी कैप। यानी जब कोई पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग ट्रेवल करता है तो उसके एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट सेंटर के अलोंग होता है। यहां पर आप ध्यान दें, मैंने सेंटर के अलोंग डायरेक्शन को एन कैप से प्रेजेंट किया है। नॉर्मली सेंटर से बाहर आने वाली डायरेक्शन को रेडियस वेक्टर आर कैप के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। सो फर्दर डिस्कशन में आगे हम इस एन कैप को माइनस आर कैप से रिप्लेस करेंगे। माइनस आर कैप कहने का अर्थ आप समझें, क्योंकि रेडियस वेक्टर को सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में डेवलप किया जाता है और ये डायरेक्शन अलोंग सेंटर है, सो एन कैप को माइनस आर कैप से रिप्लेस किया जाएगा। सो आप इस फॉर्मूले को वी स्क्वायर बाय आर माइनस आर कैप प्लस ए टेंजेंशियल वी कैप के रूप में भी देख सकते हैं। ए टेंजेंशियल डीवी बाई डी को लिखा जा रहा है। एक पार्टिकल जब एक कर्व पे ट्रेवल करता है तो यही दो इसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट होते हैं। एक बात पे और ध्यान दें कि जब आप सर्कुलर मोशन डिस्कशन करेंगे तो सर्कुलर मोशन भी चूंकि एक कर्व के अलोंग ही मोशन है, तो उस केस में भी पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक टेंजेंशियल और एक सेंटर के अलोंग काम करने वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस केस में आर का वैल्यू कर्व के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा, यह कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। एक बात और समझे, अगर एक पार्टिकल एक कर्व के अलोंग कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उस केस में dv बाई dt का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो अलग अलग केसेस को इस आउटकम से रिजोल्व किया जा सकता है। इस रिजल्ट से, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट से सर्कुलर मोशन के सभी एस्पेक्ट्स को समझा जा सकता है और किसी कर्व के अलोंग ट्रेवल करने वाले पार्टिकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को सॉल्व किया जा सकता है। सो इस तरह से आप एक्सेलरेशन वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम के फॉर्म में और एक वेरिएबल डायरेक्शन के फॉर्म में समझ सकते हैं। थैंक यू।